नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीएम की कुर्सी छोड़ने और केंद्र की राजनीति करने के आरजेडी नेताओं के बयान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इन सब बातों को छोड़ दीजिए। कहाँ ये सब का है ना चिंता किए हुए थोड़ी। तो सीएम नीतीश का यह बयान आरजेडी नेताओं के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2023 में तेजस्वी को सीएम बनवाएंगे। बिहार की सियासत में चर्चा इस बात की है कि जल्द ही तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होने वाली है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र हैं। क्या चल रहा है? चर्चाएं हो रही हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी जल्द तो होना ही है, आज न कल होना है। वो इस देश में नौजवानों की संख्या ज्यादा है और बिहार में सबसे ज्यादा नौजवान है और सबके पसंदीदा तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं, सबके मन में है। लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताज। तो बिहार में इस बयान के बाद सियासत बहुत तेज हो गई और नीतीश और तेजस्वी पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें पीएम बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, सीएम बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव। दोनों की इच्छाओं का जिक्र सुशील कुमार मोदी की तरफ से किया गया। दोनों के मन में पीएम और सीएम की चाहत है, बात दोनों के दिलों में है। अगर इच्छा नहीं है तो फिर विपक्षी एकता में क्यों नीतीश कुमार लगे हुए हैं, यह सवाल भी खड़ा किया गया है सुशील कुमार मोदी की तरफ से। आरजेडी और जेडीयू में यह डील हुई है, तेजस्वी जल्द ही सीएम बनेंगे। बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से। सुशील जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई जल्दबाजी में नहीं है, वो विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं। ये संदर्भ है जब जगदानंद सिंह के सवाल पर उनसे जब जवाब मांगने की कोशिश की गई। देखिए, दोनों लोगों के मन में तो है कि जल्द से जल्द पीएम बन जाए या जल्द से जल्द सीएम बन जाए, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं, हमारी कोई आकांक्षा नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। अगर इच्छा नहीं है तो विपक्षी एकता की मुहिम में क्यों लगे हैं? तो भीतर तो लड्डू फूट रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए। और तेजस्वी को ये मालूम है कि 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो अगर उनको सीएम बनना तो यही मौका है। और 2025 का इंतजार नहीं करेंगे। कोई नहीं जानता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी, तो कौन होगा कि जो इंतजार करेगा अगले चुनाव का। तो जो इनका डील हुआ है उसके तहत तेजस्वी चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो सीएम बन जाए और उसी प्रकार नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो किसी तरह से भी जोड़ तोड़ करके खिचड़ी सरकार के प्रधानमंत्री बन जाए। दोनों नहीं बन पाएंगे, एक अलग बात है। और देखिए, नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जब तक कोई दिल्ली में कोई निश्चित कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ कोई चीज कंफर्म नहीं है, तब तक वो बिहार की गद्दी छोड़ने वाले नहीं है। उनको पलटने में 2 मिनट लगता है। जब 7 बार पलट चुके हैं तो 8वीं बार पलटने में क्या समय लगता है? और बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देंगे तेजस्वी के लिए, और दिल्ली में कुछ है ही नहीं। घूमते रहिए, विपक्ष की एकता करते रहिए, उसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? तो नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इसलिए लालू और नीतीश के बीच शाह और मात का खेल आगे आने वाले दिनों में चलने वाला है। लालू चाहेंगे कि उनके जीते जी जल्द से जल्द उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश जी अपना समय गिनेंगे, अपना समय चाहेंगे कि मैं समय के अनुसार करूं। तो इसलिए आगे आने वाले दिन बिहार में बहुत उहापोह की स्थिति जो है रहने वाली है। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि चाहत दोनों के दिलों में है और सभी एक दूसरे के साथ शह और मात का खेल खेल रहे हैं, लेकिन जीत किसे मिलेगी ये तय नहीं। और इसीलिए नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है और कोई कहीं से भी वो सीएम पद अभी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम पद को लेकर जारी विवादों पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि न तो उनकी लालसा है और न ही वो किसी जल्दबाजी में है।
तेजस्वी को सीएम बनने की जल्दबाजी नहीं। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है तेजस्वी यादव। किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, कोई लालसा नहीं है, तो औरों को भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए। हालांकि जो चाहने वाले लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, इस तरह का बयान जो है वो बोलते रहते हैं। तेजस्वी का ये बयान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान और फिर उस बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद आया है, जो उन्हें 2024 से पहले सीएम बनाने के नाम पर होने लगा था। 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे सीएम पद के साथ। और क्या। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताजपोशी करेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खुद वो ताजपोशी करेंगे। तेजस्वी के नाम पर दिए जा रहे आरजेडी नेताओं के बयान से जेडीयू के अंदर झल्लाहट तो दिख रही थी, जेडीयू नेता खुद को असहज भी महसूस करने लगे थे। अरे छोड़िए ना, आपको जिसे पूछना है पूछिए। यहाँ हम आते हैं पार्टी दफ्तर बाइट देने के लिए, हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते। तेजस्वी यादव ने बयान देकर अपने नाम पर शुरू हुई बयानबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की, लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी की नसीहत के बाद थम जाएगी बयानबाजी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक इस वक्त एक करने मार्ग में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की जा रही है और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बैठक कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। एक करने मार्ग पर इस वक्त ये बैठक हो रही है, तो सीएम ये समीक्षा बैठक करें। लगातार हाल के दिनों में होती घटनाओं को लेकर खुद मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेते हुए और लॉ ऑर्डर को लेकर कई दौर की समीक्षा बैठक इससे पहले भी की गई है। आज भी ये समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि देखना होगा कि बैठक खत्म होने के बाद किस तरह के निर्णय और फैसले लिए गए हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिए जाते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, संजय जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संजय जायसवाल को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। गृह मंत्रालय ने संजय जायसवाल की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, अब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सुरक्षा में अब वाई श्रेणी की सुरक्षा जोड़ने के बाद अब सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ केरल के 5 आरएसएस नेताओं की भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को वाई कैटेगरी की सुरक्षा श्रेणी दिए जाने पर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। देखिए, आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने एक बार बेहद ही बर्बर और अलोकतांत्रिक अपील की थी जनता से कि आप मुझे चौराहे पर बुला लीजिएगा। अब उन्हीं चौराहों पर भाजपा नेताओं का इंतजार जनता कर रही है और इसी की रिपोर्ट केंद्र सरकार को गई है, गृह विभाग को गई है। तो देश भर में भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि चौक चौराहों पर जनता भाजपा नेताओं को खोज रही है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा डबल इंजन सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के 12 नेताओं को वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी और उसको बाद में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो वापस ले लिया गया। पुनः प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संजय जायसवाल जी को सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र सरकार बताए कि सुरक्षा देने और वापस लेने का आधार क्या रहा है। सासाराम के चंदन पहाड़ी स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पर अतिक्रमण कर मजार बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता से चलाए जाने के बाद बीजेपी नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। और आपको ये बताते चलें कि सम्राट अशोक के शिलालेख का अतिक्रमण कर अब इस जगह पर मजार बना दी गई है।
जिसे कजरिया बाबा का मजार का नाम दे दिया गया। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ताला जड़ दिया गया है, यानी कि आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। भारत के 8 शिलालेखों में से ये एक है और बिहार में सम्राट अशोक का एकमात्र ये शिलालेख, लेकिन अब इसे मजार में तब्दील कर दिया गया है। और पढ़ने के क्रम में कभी कभी हम लोग उस पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए पढ़ता न पढ़ते थे। इधर तो बहुत दिन से हम लोग का जाना नहीं हुआ। और ऐसे में कई सवाल जहन में उठने भी शुरू हुए। सवाल उठता है कि शिलालेख पर सियासत आखिर क्यों की जा रही है। तो सम्राट अशोक का यह शिलालेख 2300 साल पुराना है। यह भारत के 8 शिलालेखों में से एक है। बिहार में सम्राट अशोक का यह एकमात्र शिलालेख है। यह शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक शिलालेख पर अतिक्रमण किया जा चुका है, जिसे लेकर अब इस पर सियासत हो रही है। मुस्लिम समुदाय पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। शिलालेख को मजार में तब्दील कर दिया गया है। शिलालेख को ग्रिल के अंदर कैद कर दिया गया है। ग्रिल में ताले लगा दिए गए हैं, यानी आप उसे कोई देख नहीं सकता है। जेडीयू सम्राट अशोक की विरासत पर हक तो जताता है। जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती भी मनाता है, लेकिन शिलालेख पर अतिक्रमण होने के बाद फिलहाल इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जेडीयू को इससे अपने मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होने का डर है। महागठबंधन के नेताओं ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। बीजेपी को हालांकि इसे लेकर सियासत करने का मौका जरूर मिल गया है। सियासत ही सही, बीजेपी शिलालेख पर अतिक्रमण का मुद्दा उठा रही है और इस मुद्दे पर जेडीयू और महागठबंधन घिर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को छपरा आएंगे। वे सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह अमनौर भी जाएंगे, वहां पर भी 2 कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, 11 अक्टूबर को छपरा में आएंगे अमित शाह। सीमांचल के बाद छपरा में अमित शाह की मौजूदगी होगी। एक सभा को भी संबोधित किया जाएगा और अमित शाह का ये बिहार दौरा सीमांचल के बाद लगातार छपरा में, और इसे कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 20 दिनों में शाह का ये दूसरा बिहार दौरा होगा जब वो छपरा में आपको नजर आएंगे। 11 अक्टूबर की तारीख है जब जेपी जयंती समारोह आयोजित किया गया और इसी समारोह में शामिल होने के लिए अमित शाह की मौजूदगी आपको नजर आएगी। 11 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सिताब दियारा आएंगे और वहां आकर के जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। और उसी के सिलसिले में आज मेरा जिले में आना हुआ है और जिन लोगों ने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने अपना सारा जीवन दे दिया, आज उन्हीं के सारे शिष्य कांग्रेस के गोदी में बैठ करके और राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का कुछ नहीं। जहानाबाद में नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने के इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना काको थाना क्षेत्र की है और महिला के परिजनों ने गांव के ही युवक पर रेप का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक युवक लड़की को अगवा कर हैदराबाद ले गया और उससे 2 महीने तक दुष्कर्म किया जाता है। परिजनों ने इस पूरे मामले में पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है और एसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। परिजनों के गुहार पर अब एसपी ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 12 साल की सिर्फ लड़की है मेरी। इसके लिए उसको क्या करेगा वो सही बताएगा कि हाँ उस लड़का को क्या होना चाहिए। तो वहाँ काको थाना में सुनवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, तब तो यहाँ आए। कितने तारीख की घटना है? 25 जुलाई को है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कटरा थाना क्षेत्र के पहसौल स्थित एक पोखर से लापता बच्ची के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची के शव को पोखर से बाहर निकाला गया है
उसकी पहचान स्थानीय नीरज सिंह की बेटी रुचि कुमारी के तौर पर की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद कटरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है। बच्ची के चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान भी पाए गए हैं। वहीं इस घटना के बाद लोगों के बीच आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है। हालांकि पुलिस ने लोगों को शांत कराया। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर अब बदलने लगी है। जहां प्रशासनिक अधिकारी नक्सली गतिविधियों से प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की समस्या से खुद रूबरू हो रहे हैं। यानी उन लोगों तक पहुंचना, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था, वहां तक अधिकारी खुद पहुंच रहे। और देखिए कैसे दुर्गम इलाकों तक जाकर अधिकारियों की तरफ से लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है और उनके समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं को धरातल पर लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन के इस प्रयास से स्थानीय लोगों में खुशी नजर आ रही है और लोगों के बीच इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। देखिए, अभी हम लोग लखीसराय जिला के घोर नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है कजरा थाना के अंतर्गत, ये कनीमोह गांव है। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल पिछले वर्षों में कितना बदलाव हुआ है। यहाँ के लोग, जो एक समय था जो लोग यहाँ हम लोगों से भी नहीं बात करते थे, और सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की, उसको यहाँ पर ग्राउंड पर लाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना में 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यानी शहर की प्रमुख सड़कों पर सिर्फ पास धारक गाड़ियों और एम्बुलेंस की आवाजाही की अनुमति दी गई है। दुर्गा पूजा को लेकर गांधी मैदान के आसपास की जगह को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। यानी कि आप यहां पर गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकते। इससे ट्रैफिक सुचारू तरीके से चल सके, ये इंतजाम सुनिश्चित किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। दुर्गा पूजा को देखते हुए सप्तमी से लेकर के दशमी तक, यानी 2 अक्टूबर से लेकर अगले 5 अक्टूबर तक पटना शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदली रहेगी। आपको बता दें कि शहर में जो भारी वाहन है उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आपको बता दूं कि जो मुख्य सड़कें हैं, इन प्रमुख सड़कों पर जो निजी वाहन है वो भी चलने जो है वो बंद हो जाएंगे। और इसके लिए वैकल्पिक मार्ग के द्वारा जो है आप अपना रास्ता जो है वो जा सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ जो इमरजेंसी की जो गाड़ियाँ हैं और या फिर एम्बुलेंस है उसे ही चलने की इजाज़त दी गई है। उन रास्तों पे जहाँ पे ये प्रतिबंध लगाया गया है, आपको बता दें कि जैसे अभी हम खड़े हैं डाक बंगला चौराहा पे, ये सबसे प्रमुख इलाका है। आप बेली रोड से आ रहे हो, गांधी मैदान से आ रहे हो, स्टेशन जाने का ये इलाका है। लेकिन यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पर आपको बता दूं कि एक भी गाड़ियाँ नहीं आएंगी। अगर आप बेली रोड से आ रहे हैं तो इनकम टैक्स के रास्ते जो रास्ता है वहाँ से वीरचंद पटेल पथ होते हुए सीधा आप जा सकेंगे स्टेशन। अगर गांधी मैदान से आप आ रहे हैं तो गांधी मैदान के तरफ से एग्जीबिशन रोड होते हुए आप कोतवाली टी पॉइंट होकर के फिर से इनकम टैक्स के रास्ते जो है वो आप जा सकते हैं स्टेशन। लेकिन डाक बंगला चौराहा के रास्ते जो है वो तमाम गाड़ियां जो हैं वो बंद रहेंगी। अगर अशोक राजपथ की बात करें तो गोविंद मित्रा रोड में सब्जी बाग का जो रोड है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। दानापुर से अशोक राजपथ में जो कोई गाड़ियां हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगी। नाला रोड से जो है वो गाड़ियां अगर मछुआ टोली की तरफ जा रही हैं तो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो ये तमाम जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। जो वैकल्पिक मार्ग दिए गए हैं उन मार्गों के द्वारा ही आप आ जा सकते हैं। तो जब भी आप अगले 2 तारीख से लेकर के अगले 5 तारीख तक घर से निकल रहे हो तो अपने वैकल्पिक मार्ग जरूर जान लें, क्योंकि फिर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक ये बदलाव किया गया है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप परेशानी में न घिरें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइन